हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। देखिए, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ पढ़ाने के लिए डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इससे पहले के दो वीडियो जो मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, पहला वीडियो जो पढ़ाया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलैक्सेशन टाइम, वो देख लेना। फिर इसके बाद मैंने आपको करंट डेंसिटी जो रिलेशन निकाला था I=NE/VD, वो दोनों आपको देखने ज़रूरी है। अगर उन दोनों को आप लोग देख लेते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे और ओम्स लॉ आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। अगर आपने ओम्स लॉ देखने से पहले वो वीडियोस नहीं देखे तो इस लेक्चर से पहले के दो लेक्चर आप देख लीजिए वन बाय वन, तो आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। तो मुझे डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ करना है, तो मैं क्या लेता हूँ, मान लीजिए कंडक्टर ले लिया, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, जिसकी लेंथ मेरे पास एल है, मैंने उससे एक बैटरी लगाई, यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, इसने पोटेंशियल डिफरेंस वी डेवलप किया, ठीक है। तो होगा क्या, जो इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने से, ई होने से फोर्स लगेगा। उस फोर्स की वजह से ये सारे के सारे एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाएंगे, एक सर्टेन वेलोसिटी से, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या पढ़ाया, मैंने बोला कि लेट अस कंसीडर, आप लिख लीजिए, लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया एल, लेट V be the potential difference applied across its two ends, ठीक है, and E be the electric field। तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए, फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखिए आपको पता है E = F/Q होता है, तो F = आपके पास QE होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो फॉर इलेक्ट्रॉन आपके पास Q = E होगा, तो F = EE हो गया, ठीक है। आपने बोला कि जब ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इस पर फोर्स लगेगा, तो कितना फोर्स लगेगा, F = E लग जाएगा, ठीक है। फिर आपने कहा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है अब फोर्स लगेगा तो भाई एक्सेलरेशन होगा, इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पास मास होता है, तो F = ma हो जाएगा, ठीक है। वेयर m is mass of electron and a is acceleration, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर देता हूं, इक्वेशन नंबर, इसको मैंने 1 कह दिया, इसको मैंने 2 कह दिया, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, देखिए आपके पास हो जाएगा E = आपका हो जाएगा MA हो जाएगा, E = MA। आपके पास, आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ए क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहां पे आप जो एक्सेलरेशन डिफाइन करेंगे, और मान लीजिए आप ऐसे कर लेते हैं, लेट टाउ बी रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम क्या था, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम था उसको हमने रिलैक्सेशन टाइम कहा था। मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन एक से टक्कर जैसे मूव कर रहा है तो उसके दो सक्सेसिव जो कोलिजन होंगे उनके बीच का जो टाइम है उसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, देखो, लेट मान लीजिए एक जगह से पार्टिकल जाके दूसरे पे टकरा रहा है, जब वो दूसरे पे टकराएगा तो अपनी वेलोसिटी उसको दे देगा। तो जैसे यहां से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को दो कोलिजन करना है, वो यहां से चलेगा तो इस पे जाने तक उसकी वेलोसिटी vd हो जाएगी। तो सपोज यहां 0 है, 0 से वो vd वेलोसिटी अटेन कर लेता है, तो लेट इट अटेन्स वेलोसिटी vd। तो जैसे इस इलेक्ट्रॉन का यहां कोलिजन होगा, ये अपनी सारी वेलोसिटी उसको ट्रांसफर कर देगा, और फिर से ये अगर अपनी डायरेक्शन चेंज करता है तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, चेंज इन वेलोसिटी होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन
टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी 0 से कितनी हो जा रही है आपकी, vd हो जा रही है, और टाइम कितना है, दो कोलिजन के बीच का टाइम है आपका टाउ। तो आपका जो ये हो जाएगा वो होगा vd माइनस 0 अपॉन टाउ, यानी कि vd अपॉन टाउ, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। तो अभी मैंने यहाँ पे लिखा था, आपने यहाँ पे इक्वेशन लिखी थी, E इज इक्वल टू एम ए लिखा हुआ था आपने, ठीक है। तो m ए की जगह पे मैंने क्या लिख देना है, vd अपॉन टाउ। तो यहाँ से vd की वैल्यू निकल गई हमारी ई टाउ अपॉन एम, इक्वेशन नंबर 3। तो देखो बच्चों, ये आपको जो मैंने बोला, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये एक्सप्रेशन कराया हुआ था, vd इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम निकल के आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने निकाल दी है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपने कहा, इसको हटा रहा हूं मैं, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, ई, लेंथ कितनी है, एल, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा वी। तो बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन क्या कहलाएगी आपके पास, E इज इक्वल टू वी अपॉन एल होता है। तो जहां पे E लिखा है उसकी जगह पे आप लोग V अपॉन एल लिख सकते हैं। तो वी डी इज इक्वल टू, जो आपके पास E अपॉन टाउ अपॉन एम था, उसको E V टाउ अपॉन एम एल, इक्वेशन नंबर 4 कर दिया आपने। अब देखिए रिलेशन बिटवीन, अभी प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, रिलेशन बिटवीन I एंड VD इज, I और VD में रिलेशन क्या था आपका, I इज इक्वल टू NEA VD, वेयर स्मॉल n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, वो हैं आपके कितने, स्मॉल n। E जो है वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, A आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कंडक्टर का, और VD उसकी वेलोसिटी है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD की वैल्यू आपने ये निकाली, यहाँ पे रख दो, तो I इज इक्वल टू NEA, और यहाँ पे VD की वैल्यू कितनी है, EV टाउ अपॉन ml। तो इसको मैं और बढ़िया करके अगर लिखना चाहता हूं तो n e स्क्वायर, e इंटू ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख दिया आपने, a टाउ अपॉन ml इंटू, यहाँ पे मैंने इसको v लिख दिया है, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू आई आर। तो आपके पास ये निकल के आ गया। यहां से मैं क्या करने वाला हूं, देखिए आप इसको नोट करो जल्दी से, यहां से हम लोग v अपॉन आई अगर निकालते हैं तो वो हो जाएगा ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ml अपॉन एन ई स्क्वायर, ये लिखा है ml अपॉन एन ई ए स्क्वायर अपॉन ए टाउ हो गया। तो देखो ml एन ई ए टाउ आर कॉन्स्टेंट्स। देखो m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि कांस्टेंट होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। E हो गया इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, वो कांस्टेंट है। ये जो कंडक्टर है इसकी लेंथ आपने फिक्स ली है, वो L कांस्टेंट होगी। तो ये सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो V अपॉन आई इक्वल टू ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और इक्वल टू R से, और इसी कांस्टेंट R को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस, इसी को बोल देते हैं रेजिस्टेंस। ये हो गया। तो आपके पास ये, दिस इज द ओम्स लॉ। अगर आप बात करते हैं तो आपके पास ये आ गया, V अपॉन आई इज इक्वल टू R, दिस इंप्लाइज V इक्वल टू आई आर, दिस इज ओम्स लॉ। तो यहां पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ गया है R का, कि आप R को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। ये आपका अभी यूज होगा, मैं इस पे बेस्ड आपको समझाता हूं, ठीक है। इसको आप हटा दीजिए। तो यहां पे आप लिख दो R इज इक्वल टू ml अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर ए टाउ इज रेजिस्टेंस। तो आपने ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन देखा, वहां से आपने रेजिस्टेंस निकाला,
एक हेडिंग और पढ़ा रहे हैं। अगर यहीं पे आपने ओम्स लॉ पढ़ लिया, आपने रेजिस्टेंस निकाल दिया, अगर आपसे रेजिस्टिविटी का एक और फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा देता हूं, आर निकल गया है, तो अब मैं रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर रहा हूं। देखो यहां से एक बार और, देखिए मैं हेडिंग ये डलवा रहा हूं आपको, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कॉमा रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका क्या है, n है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका ये स्मॉल n है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हुआ। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको फॉर्मूला पता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A होता है। रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, रो को आप लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो रो निकालेंगे तो R A अपॉन L हो जाएगा। R की वैल्यू है आपके पास ml अपॉन n ई स्क्वायर ए टाउ इंटू ए अपॉन एल। ए से ए कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो m अपॉन n ई स्क्वायर और यहाँ पे टाउ हो गया। तो आपने ये रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर दिया इस तरीके से। आपने कहा रेजिस्टिविटी का रिलेशन किसके टर्म्स में, n और टाउ के टर्म्स में। तो आप अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए कि भाई किस तरीके से डिपेंड करती है, तो एक सेकेंड, आप कहते हैं यहाँ पे रेजिस्टिविटी जो है वो m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों कांस्टेंट रहेंगे, n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। तो आपके पास अगर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि ये दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, पहला ये और दूसरा आपने प्रोपोर्शनल कर देना 1/टाउ। मतलब आप बोल रहे हैं जो रेजिस्टिविटी है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करती है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टिविटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। और दूसरा रिलैक्सेशन टाइम पे, रिलैक्सेशन टाइम क्या था कि दो कोलिजन के बीच के टाइम पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर टाउ रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा है तो रेजिस्टिविटी कम होगी, और रिलैक्सेशन टाइम कम है तो रेजिस्टिविटी कम होगी। तो इस तरीके से इस लेक्चर में आपने पढ़ा ओम्स लॉ का डेरिवेशन, और उसके बाद आपने रेजिस्टिविटी को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और आपके टाउ के टर्म्स में डिफाइन करना सीखा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेके कोई कंफ्यूजन है तो देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम की बात हम कर रहे थे। तो जब आप बोलते हैं ना, जैसे डेंसिटी इक्वल टू आप बोलते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, तो अगर वॉल्यूम 1 हो जाए तो डेंसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, मास के। तो अगर आप कभी यूनिट वॉल्यूम में किसी चीज को डिफाइन कर रहे हैं, यूनिट वॉल्यूम में किसी चीज को डिफाइन कर रहे हैं तो वो डेंसिटी है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं यूनिट वॉल्यूम में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूनिट वॉल्यूम में वो डेंसिटी ही होगी, और उस डेंसिटी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, ओम्स लॉ और ये सारी चीजें कर ली है हमने। थैंक यू, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए।